हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 2020 वाला पेपर लिया था, यानी कि जो आपका जनवरी 2020 में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है, ये उस पेपर के क्वेश्चन है जो पेपर आपका निरस्त हो गया था। यानी ये पेपर आपका करवाया गया था 28 नवंबर 2021 को, और ये पेपर आपका आउट हो गया था। इसी कारण ये पेपर निरस्त कर दिया गया था। फिर पुनर्परीक्षा करवाई गई थी, वो जनवरी 2022 में हुई थी। तो क्वेश्चन तो पढ़ना जरूरी है ही। मैं उसी पेपर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पेपर आपका निरस्त हो गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सभी प्राइमरी वाले पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। हिंदी के भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी के सभी प्राइमरी वाले पेपर कंप्लीट हो गए हैं और जूनियर वाले पेपर की मैंने शुरुआत कर दी है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है अभिवृत्ति का नियम। तो थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अभिवृत्ति का नियम इसमें शामिल नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्योंकि पूछा गया था कि थार्नडाइक द्वारा अधिगम का मुख्य नियम जो नहीं है वह बताइए, तो डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। पहला है अनुकरण द्वारा, दूसरा है प्रयास द्वारा, तीसरा है सूझ द्वारा और चौथा है अभ्यास द्वारा। तो कोहलर और कोफका और वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, सूझ द्वारा। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था और चिंपांजी का नाम सुल्तान था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? पहला है नोवाक, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है पियाजे और चौथा है गिलेसरफ्लेड। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प, वाइगोत्स्की। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? पहला है संचयी होना, दूसरा है दिशात्मक होना, तीसरा है विशिष्ट होना और चौथा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो जो विकास की विशेषता नहीं है वह बताना है। तो इसमें ए बी सी तो सही है, लेकिन जो डी लिखा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये विकास की विशेषता नहीं है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। पहला है हरलॉक, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है रॉस। तो हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं गाल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये फ्रांस के थे, तो ये भी याद रखिएगा, फ्रांसीसी थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला है बोध, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा गया है, तो वह है ज्ञान। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा है पुनः योजना, तीसरा है पुनः प्रतिपुष्टि और चौथा है पुनः शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं। पहला होता है पाठ योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। अंतिम सोपान पूछा गया है पुनः प्रतिपुष्टि। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। पहला है श्रेणीकरण, दूसरा है विचार प्रवाह, तीसरा है अंक गणितीय तर्क और चौथा है एक समाधान। तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? तो अपसारी चिंतन में आवश्यक है विचार प्रवाह। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अपसारी चिंतन जो होता है ये व्यापक सोच को बढ़ावा देता है, तो ये भी याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है ओसबोर्न, तीसरा है हार्लॉक और चौथा है आसुबेल। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं ओसबोर्न। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है। इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? पहला है CD मॉर्गन, दूसरा है H.A. मुरे, तीसरा है A और B दोनों और चौथा है J.L. मोरेनो। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CD मॉर्गन एवं H.A. मुरे द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें A और B दोनों ही सही हैं, यानी C विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, A और B दोनों। यह परीक्षण जो है व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है। इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 10 चित्र महिलाओं के लिए, 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? पहला है आयोजन, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है प्रबोधन और चौथा है संशोधन। तो प्रथम अवस्था पूछी गई है, आयोजन कहलाती है, प्रिपरेशन कहलाती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला है थार्नडाइक, दूसरा है गेस्टाल्ट, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से कारक अधगम को प्रभावित करते हैं? पहला है व्यक्तिगत कारक, दूसरा है वातावरण संबंधी कारक, तीसरा है सामाजिक कारक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा कारक अधगम को प्रभावित करता है? तो ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी, सामाजिक कारक, उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पहला है पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है गार्डनर और चौथा है वाइगोत्स्की। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये वाइगोत्स्की जो है गलत लिख गया है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने क्या दिया ये पूछा जा रहा है। पहला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, दूसरा है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और चौथा है बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने क्या दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और इनके अनुसार बुद्धि के दो तत्व होते हैं, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है? पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है रूसो, तीसरा है मॉन्टेसरी और चौथा है फ्रोबेल। तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? ये किलपैट्रिक से संबंधित है। और मूल अवधारणा जॉन डीवी द्वारा दी गई, तो ये भी याद रखिएगा। किलपैट्रिक जो थे ये जॉन डीवी के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है? पहला है उद्देश्य लेखन, दूसरा है प्रस्तावना प्रश्न, तीसरा है मूल्यांकन प्रश्न और चौथा है लक्ष्य कथन। तो पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा, प्रस्तावना प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गलत वाक्य को चुनें। लिखा है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, दूसरा है छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, तीसरा है छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं और चौथा है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो हमें चुनना है गलत वाक्य। तो छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये गलत है। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। खेल खेल में भी छात्र सीखते हैं, करके भी छात्र सीखते हैं, स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। लेकिन यदि वातावरण नियंत्रित है तो छात्र उसमें अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है 52वां संविधान संशोधन,
दूसरा है 86वां, तीसरा है 68वां और चौथा है 22वां। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, 86वां। कल के वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन था। तो संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। इस संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। पहला है मूल्यांकन कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य, तीसरा है निदानात्मक कार्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण कार्य में ये सभी सम्मिलित है। मूल्यांकन कार्य भी सम्मिलित है, उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित है और निदानात्मक कार्य भी सम्मिलित है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, पहला है शिक्षा एकाधिकारवादी होगा, पहला है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, दूसरा है विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तीसरा है केवल लिखने पर बल होगा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा, ये पूछा जा रहा है। तो शिक्षक एकाधिकारवादी हो, विद्यार्थी निष्क्रिय रहें, लिखने पर बल दिया जाए और रटने पर बल दिया जाए, तो शिक्षण जो है सबसे कम प्रभावी होगा। तो उपर्युक्त सभी यानी डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, पहला है बर्नस्टीन ने, दूसरा है चॉम्स्की ने, तीसरा है फिल्मर ने और चौथा है स्किनर ने। तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, पहला है मेसोमॉर्फिक, दूसरा है एंटागोनिस्टिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक और चौथा है एंडोमॉर्फिक। तो शारीरिक गठन के संबंध में एंटागोनिस्टिक सही नहीं है। एंटागोनिस्टिक से तात्पर्य क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इसका संबंध शारीरिक गठन से नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब जो और लिखे हुए हैं, मेसोफॉर्मिक क्या होता है, ऐसे व्यक्ति गठीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फिक क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति दुबला पतला और कमजोर शरीर वाला होता है। एंडोमॉर्फिक एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। तो ये साथ में याद रखिए, इसमें आपका भी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है प्रोत्साहन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करनी है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, पहला है सिगमंड फ्राइड, दूसरा है आलपोर्ट, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है बी एंड सी दोनों। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं सिगमंड फ्राइड, ए विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पहला है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा है व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा है त्रुटियों के माध्यम से सीखना और चौथा है व्यवहार रूपांतरण तकनीक। तो कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वह है त्रुटियों के माध्यम से सीखना, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण तकनीक सिद्धांत। और त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है, तो ये भी साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, पहला है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा है बाध्य मूल्यांकन, तीसरा है प्रायोगिक मूल्यांकन और चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों में समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन करता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, पहला है अवबोध, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है चरित्र निर्माण और चौथा है विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक पक्ष से जो संबंधित नहीं है वह है चरित्र निर्माण, बाकी तीनों संबंधित हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा है अवबोध स्तर और चौथा है प्रत्यावर्ती स्तर। तो शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका जो बी विकल्प है अभिप्रेरणा स्तर, ये शिक्षण का स्तर नहीं है, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। शिक्षण के 3 स्तर हैं, चिंतन या प्रत्यावर्ती, बोध या अवबोध स्तर और तीसरा है स्मृति स्तर। तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है थार्नडाइक, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है स्किनर और चौथा है हरलॉक। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक्सन ने, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया और विकास की 8 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, विद्यालय अवस्था, किशोरावस्था, तरुण वयस्कावस्था, मध्य वयस्कावस्था और परिपक्वतावस्था। तो ये 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपके थे निरस्त वाले पेपर के, जो आपका नवंबर 2021 में हुआ था। इसके बाद पुनर्परीक्षा करवाई गई थी और जो पुनर्परीक्षा हुई थी वह यूपी टेट की लास्ट परीक्षा थी। उसके बाद कोई भी पेपर नहीं हुआ है। तो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।